हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 20 फरवरी 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मोटिवेशनल लाइन, सलाह हारे हुए की, तजुर्बा जीते हुए का और दिमाग खुद का इंसान को ज़िंदगी में कभी हारने नहीं देता है। आप जब तक जो अनसक्सेस लोग होते हैं उनसे अगर ये सलाह नहीं लेंगे कि उन्होंने क्या गलतियां करी थी, तब तक आपको अपनी गलतियों का एहसास नहीं होगा। और फिर जो जीत जाते हैं यानी जिनका सिलेक्शन हो जाता है, उन्होंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई, आप उसके बारे में नहीं जानेंगे तो आप खुद की भी स्ट्रेटजी को उतना बेहतर नहीं बना पाएंगे। और पेशेंस के साथ आपको अपने दिमाग का यूज़ करना होगा, यानी कि आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना आप में पढ़ने की क्षमता है, ये आपको डिसाइड करना है। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपको कभी भी असफलता नहीं मिलेगी। अब चलिए आज के न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़, दो नेशनल न्यूज़ हैं। पहली है कि हिंसा फैलाने वालों में उच्च शिक्षित भी, ये स्टेटमेंट दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दूसरी न्यूज़ है कि मिसाइल का सफल परीक्षण, भारत ने एक मिसाइल का परीक्षण किया है। वो कौन सी मिसाइल है आगे हम देखेंगे। तो इसमें लिखा गया है कि दुनिया में आतंक व हिंसा फैलाने वालों में उच्च रूप से शिक्षित व दक्ष लोग भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को विश्व भारती विश्वविद्यालय के दीक्षा समारोह को वर्चुअल संबोधित करते हुए इस चिंताजनक तथ्य की तरफ ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि आपका ज्ञान और दक्षता जिस तरह से किसी समाज व राष्ट्र को गौरवान्वित कर सकते हैं, उसी तरह बदनामी और बर्बादी के अंधकार में भी ढकेल सकते हैं। अतीत और वर्तमान के ऐसे अनेकों उदाहरण हैं दुनिया में जो लोग आतंक और हिंसा फैला रहे हैं। उनमें कई उच्च रूप से शिक्षित और दक्ष भी हैं। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से दुनिया को मुक्ति दिलाने के लिए दिन रात प्रयोगशालाओं में जुटे हुए हैं। दीक्षा समारोह में बंगाल के राज्यपाल व विश्व भारती के कुल सचिव जगदीश धनखड़ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक समारोह में शामिल हुए। नेक्स्ट है, भारत ने शुक्रवार को स्वदेश निर्मित टैंक रोधी मिसाइलों हेलिना और ध्रुवास्त्र का सफल परीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि इन मिसाइलों को क्रमशः सेना और वायुसेना में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने इन मिसाइलों को दुनिया में सबसे आधुनिक टैंक रोधी हथियारों में एक करार दिया है। इन मिसाइलों का परीक्षण राजस्थान के पोखरण रेगिस्तान में किया गया। मिसाइल प्रणाली में सभी मौसम में दिन और रात के समय काम करने की क्षमता है। यह परंपरागत बख्तरबंद के साथ विस्फोटक लक्ष्यों को भी नष्ट कर सकता है। नेक्स्ट पेज है इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में दो न्यूज़ हैं हमारे लिए। पहली न्यूज़ है कि अमेरिकी नागरिकता बिल संसद में पेश, भारतीयों को होगा इससे फायदा। और दूसरी न्यूज़ है कि जीवन की तलाश में मंगल पर उतरा नासा का रोवर। तो ये जो अमेरिका नागरिकता कानून है, इसमें ट्रंप द्वारा एक निर्णय लिया गया था ग्रीन कार्ड का। उसमें क्या था कि जो विदेशों से आने वाले नौकरी पेशा हैं उनको अब टाइम कम दिया जाता था और उन पर और कई पाबंदियां लगाई जाती थीं। तो उसी को जो बाइडेन ने एक तरीके से बदल दिया है। बाइडेन प्रशासन द्वारा गुरुवार को संसद में अमेरिकी नागरिकता विधेयक 2021 पेश किया गया। अगर यह बिल कानून की शक्ल लेता है तो रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड के लिए किसी देश के अनिवासियों की संख्या सीमित करने पर पूर्व में लगाई गई रोक खत्म हो जाएगी। इतना ही नहीं, H1B वीजा धारकों के आश्रितों को भी काम करने की अनुमति मिल जाएगी। अमेरिका में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काम करने वाले हजारों भारतीयों को भी इसका फायदा मिलेगा। संसद के दोनों सदनों के विधेयक के पारित होते ही राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा हस्ताक्षर के बाद कानून बनने से बिना दस्तावेज के रह रहे 1.1 करोड़ लोगों और वैध तरीके से देश आए लाखों लोगों को नागरिकता मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा। भारतीय आईटी पेशेवर जो एक दशक से अधिक समय से इंतजार कर रहे हैं और जिनकी संख्या हजारों में है, बिल के इस प्रावधान के समय बड़े लाभार्थी होने की संभावना है। सीनेटर वॉब मेजेंट और प्रतिनिधि सभा की सदस्य लिंडा सॉन्चेज ने मीडिया से कहा कि अमेरिकी नागरिकता कानून 2021 में आव्रजन सुधार का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का यान परसवियरेंस शुक्रवार तड़के 203 दिनों की यात्रा के बाद लाल ग्रह की सतह पर उतर गया। अब तक के सबसे जोखिम भरे और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण इस अभियान का उद्देश्य यह पता लगाना है कि मंगल ग्रह पर क्या कभी जीवन था। अभियान के तहत ग्रह से चट्टानों के टुकड़े भी लाने का प्रयास होगा, जो इस सवाल का जवाब खोजने में अहम साबित हो सकते हैं। वहीं व्हाइट हाउस से लैंडिंग को देख रहे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने
ट्वीट करके नासा को बधाई दी है। आपको नासा के बारे में पता होना चाहिए। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1958 यानी कि 1958 में हुई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है वाशिंगटन डीसी यानी अमेरिका में। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में भी दो न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है कि पेट्रोल और डीजल वाहन को छोड़कर देश चले इलेक्ट्रिक की ओर, और ये स्टेटमेंट दिया है नितिन गडकरी ने। दूसरा है कि वर्षों से अटके मकानों की डिलीवरी इस वर्ष संभव, स्वामी ही से होगा पूरा निर्माण। पेट्रोलियम की कीमत में बेतहाशा वृद्धि के बीच सरकार इलेक्ट्रिकल उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देने में जुट गई है। यही कारण है कि एक तरफ जहां पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर चुप्पी है, वहीं गो इलेक्ट्रिक अभियान की शुरुआत हो गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इसके तहत देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ अन्य सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक उपकरणों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जाएगा। पेट्रोलियम उत्पादों के आयात में सालाना 8 लाख करोड़ रुपए खर्च को बचाया जा सकेगा। जबकि कुछ दिन पहले पेट्रोल की कीमत पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने साफ कहा था कि लोगों को वैकल्पिक ईंधन की ओर जाना चाहिए। नेक्स्ट है रियल एस्टेट क्षेत्र की वर्षों से अटकी परियोजनाओं से जुड़े मकान खरीदारों को नए वित्त वर्ष में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार ने मकान निर्माण से जुड़ी इन अटकी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 2500 करोड़ रुपए का फंड बनाया है। इस फंड की मदद से इस वर्ष 4000 मकानों की डिलीवरी होने की उम्मीद की जा रही है। सरकार सस्ते और मध्यम आकार वाले मकानों की अटकी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए नवंबर 2019 में स्पेशल विंडो फॉर कंप्लीशन एंड कंस्ट्रक्शंस ऑफ अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग प्रोजेक्ट यानी कि स्वामी नाम से स्कीम लाई थी। इसके तहत 2500 करोड़ रुपए के फंड का गठन करने की घोषणा की गई थी ताकि उन फंसी परियोजनाओं का निर्माण पूरा हो सके और घर खरीदारों को राहत मिल सके। अब है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है मातृभाषा की महत्ता समझने का समय। यदि किसी संस्कृति और उसके संस्कारों को गहराई से जानना है तो उसके लिए उसकी भाषा को जानना जरूरी है। इसी पर लिखा गया आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। दूसरा है कि इस जिद के आगे हार है, यानी कि ये कृषि आंदोलन से रिलेटेड न्यूज़ है, आर्टिकल है। प्रत्येक आंदोलन की एक निश्चित आयु होती है, उसे अनंत काल तक नहीं चलाया जा सकता। इसी पर लिखा गया आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रसलाल सिंह ने। और तीसरा आर्टिकल है चीन का सच। चीन गलवान घाटी से पीछे हट तो रहा है लेकिन अभी उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल। तो हम अपने पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। हमारी प्राचीन भूमि भाषाई और सांस्कृतिक विविधता का संगम रही है। सदियों से भारत ने असंख्य भाषाओं और बोलियों में दिव्यता के दर्शन किए हैं, जो अपनी पूरी जीवंतता के साथ हमारी रंग बिरंगी सांस्कृतिक विविधता में रची बसी रही है। मातृभाषा सिर्फ संवाद का स्वाभाविक माध्यम ही नहीं है, बल्कि किसी भी व्यक्ति या समुदाय की सांस्कृतिक पहचान भी होती है। इसलिए जरूरी है कि सरकार मातृभाषा में पढ़ाई को प्रोत्साहित करने के लिए नीति बनाए और जमीनी स्तर पर उसका पालन भी सुनिश्चित करे। कई भाषाओं की चिंताजनक स्थिति और भविष्य में उन्हें लुप्त होने से बचाने तथा अपने सदस्य देशों की भरपाई और सांस्कृतिक विविधता की संरक्षित करने के लिए नवंबर 1999 में यूनेस्को ने 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाना स्वीकार किया। अध्ययन बताता है कि आत्मसम्मान और सृजनात्मकता बढ़ाने, ज्ञान को बेहतर ढंग से समझकर आत्मसात करने के लिए बच्चों के शुरुआती वर्षों में सिखाने का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। नेल्सन मंडेला ने कहा था कि यदि आप किसी व्यक्ति से ऐसी भाषा में बात करते हैं जो वह समझ नहीं सकता, तो वह उसके मस्तिष्क में घर करती है, लेकिन अगर उसकी अपनी भाषा में बात करते हैं तो वह सीधे उसके हृदय में छूती है। मातृभाषा व्यक्ति के परिवेश से निकटता से जुड़ी होती है। इस विषय में यूनेस्को के पूर्व महानिदेशक कोइचिरो मोत्सुरा ने कहा कि जो भाषा हम अपनी माँ से सीखते हैं वह हमारे अंतर्निहित नैसर्गिक विचारों का घर होती है। अभिभावकों और शिक्षकों को ही गहरे पैठ इस पूर्वाग्रह से खुद को मुक्त करना होगा कि अच्छी शिक्षा तभी मिल सकती है जब सिखाने का माध्यम अंग्रेजी हो। स्कूल के प्राथमिक स्तर पर अध्ययन और अध्यापन मातृभाषा में ही होना चाहिए।
यही वह समय होता है जब बच्चों के भाषा ज्ञान और सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत बनाया जाता है। हर भाषा मूल्यों, परंपराओं और रीति नीति, किस्से, कहानियाँ, आचार विचार को सांस्कृतिक निधि का वाहक होती है। यदि किसी संस्कृति और उसके संस्कारों को गहराई से जानना है तो उसके लिए उसकी भाषा को जानना जरूरी है। भाषा और सांस्कृतिक ऐतिहासिक रूप से परस्पर एक दूसरे की पूरक है। भाषा किसी समुदाय को उसकी संस्कृति को प्रतिबिंबित करती है। आइए हम इस भाषाई विविधता को मजबूती दें, विभिन्न भाषाओं को नया जीवन दें और हमारी बहुसांस्कृतिक बहुभाषाई सभ्यता की नसों में दौड़ती है, जो हमारी निजी, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पहचान में गुत्थी हुई है। नेक्स्ट है कि इस जिद के आगे हार है। तीनों कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर पिछले करीब 3 महीने से कुछ किसान संगठनों का आंदोलन जारी है। यह आंदोलन एक तरह से भ्रम और झूठ की राजनीति का विषवृक्ष है। कई विपक्षी दल इसे सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ एक अवसर के रूप में देख रहे हैं। नागरिकता संशोधन कानून के समय भी विपक्ष ने ऐसा ही भ्रमजाल फैलाया था। भोले भाले किसान पंजाब की वर्चस्वशाली और आढ़ियाती लॉबी के दुष्प्रचार के भी शिकार हो गए थे और उनके बहकावे में आकर घर से निकल पड़े। दरअसल इन कानूनों से नुकसान बिचौलियों और आड़तियों को होना है, इसलिए उन्होंने इन कानूनों को रद्द करने के लिए सारी शक्ति और संसाधन झोंक डाले हैं। पंजाब की कांग्रेस सरकार और आड़तियों लॉबी द्वारा सुलगाई गई यह आग धीरे धीरे हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों में भी फैल गई है। बिजली संशोधन विधेयक, पराली जलाने पर दंडात्मक कार्रवाई वाले कानून और गन्ना किसानों की लंबे समय के कारण बकाया राशि के भुगतान में चीनी मिलों द्वारा की जा रही आनाकानी आदि कारणों से ने इस आग में घी डालने का काम किया है। हालांकि 26 जनवरी की घटना के बाद इन आंदोलन ने अपना नैतिक बल खो दिया है और इसी कारण उसका चक्का जाम और रेलवे रोको का अभियान सीमित असर वाला साबित हुआ है। प्रत्येक आंदोलन की एक आयु होती है, उसे अनंत काल तक नहीं चलाया जा सकता। जो किसान नेता अपनी राजनीति चमकाने के फेर में इस आंदोलन का अधिकतम दोहन कर लेना चाहते हैं और अक्टूबर तक धरना चलाने की घोषणा कर रहे हैं, वे इस बात को समझ लें कि सब कुछ पाने के फेर में जो कुछ पाया है वो भी जा सकता है। जब लंबा समय खिंचता है, आंदोलन गुटबाजी और अंतर्विरोधियों का शिकार होकर टूट बिखर जाएगा। तो जो आज जिन किसानों ने उन्हें कंधों पर बैठा रखा है, वही किसान उन्हें कोसेंगे। किसान नेताओं की सारी राजनीति महत्वाकांक्षाएं स्वाहा हो जाएंगी और बेचारे किसान जो सचमुच समस्याग्रस्त हैं, उनके हाथ भी कुछ नहीं आएगा। रबी की फसल की कटाई का समय निकट आ रहा है। अगर उस वक्त किसान वापस लौट जाएंगे तो आंदोलन बेनतीजा खत्म हो जाएगा और अगर वे जिद में आकर जमे रहेंगे तो उनकी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। इससे पहले से ही परेशान अन्नदाता और मुश्किल में फंस जाएंगे। कोरोना के कारण पस्त अर्थव्यवस्था को भी इससे भारी नुकसान होगा। संभवतः सरकार ने इसी पहलू को ध्यान में रखकर इतनी निर्णायक पहल की है। अब बारी किसान नेताओं की है, वे जिद छोड़कर अपने किसान प्रेम और देश प्रेम का परिचय दें। उनकी जिद के चलते इस ऐतिहासिक जीत को हार में बदलने में देर नहीं लगेगी और यह हार किसानों और नेताओं की राजनीति के लिए घातक साबित हो सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल है, आखिरकार चीन यह मानने को विवश हुआ कि गलवान घाटी की झड़प में उसके भी सैनिक मारे गए थे, लेकिन फिलहाल उसने मारे गए सैनिकों की संख्या कम करके बताई है। चीन पूरा सच बयान नहीं कर रहा है। इस संदेह का कारण यह हो सकता है कि अन्य स्रोतों से मारे गए चीनी सैनिकों की संख्या 45 से लेकर 70 तक बताई जा चुकी है। दूसरा यह कि इस खूनी झड़प के बाद चीनी सेना को अपने हताहत सैनिकों को ले जाने के कई वाहनों का इंतजाम करना पड़ा था। यदि चीनी नेतृत्व अपनी जनता के प्रति तनिक भी ईमानदार होती तो सैनिकों के बारे में सूचना देने में 9 महीने का समय नहीं लगाती। साफ है कि शर्मिंदगी से बचने के लिए चीन ने सच का सामना करने से इनकार कर दिया। चूंकि यह उसकी पुरानी आदत है, इसलिए उसकी बातों पर एक सीमा से अधिक भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन उसकी स्वीकारोक्ति के बाद भारत में उन लोगों की अवश्य शर्मिंदा होना चाहिए जो ये मानने को तैयार नहीं थे कि गलवान में चीनी सैनिकों को कोई नुकसान हुआ है। ये ऐसे अंध विरोधी हैं जो भारत से ज़्यादा चीन के दावों पर भरोसा कर रहे थे। वास्तव में इसी अंध विरोध के कारण ऐसे लोग यह स्वीकार करने में भी आनाकानी कर रहे थे कि पेंगोंग झील से पीछे हटना चीन की शिकस्त का परिचायक है। नेक्स्ट पेज है स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है और वो न्यूज़ है कि मेदवेदेव और जोकोविच में होगी खिताबी जंग। विश्व रैंकिंग में नंबर 4 पर काबिज रूस के डेनियल मेदवेदेव
ने सेमीफाइनल मुकाबले में ग्रीस के स्टेफानोस सीतसिपास को हराकर शुक्रवार को वर्ष के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियाई ओपन के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में मेदवेदेव का सामना नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच से होगा। मेदवेदेव ने 2 घंटे 9 मिनट तक चले मुकाबले में 5वीं वरीयता प्राप्त सीतसिपास को लगातार सेटों में 6-4, 6-2, 7-5 से हराकर फाइनल में जगह बनाई है। तो ये आज का यानी 20 फरवरी 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।